11 सितंबर 2001 अमेरिका के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसके बारे में सोच के वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इकोनॉमिक कंट्री जैसे कि चाइना और जापान भी कांप जाती हैं। एक्चुअली कहानी की शुरुआत होती है 11 सितंबर मॉर्निंग से, जब अमेरिकन एयरलाइंस का प्लेन नंबर 11 7:59 पर टेक ऑफ करता है। इस प्लेन में होते हैं टोटल 11 क्रू मेंबर्स और 81 पैसेंजर्स, जिसमें से होते हैं 5 हाईजैकर्स। बेसिकली ये फ्लाइट लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस की तरफ जा रही थी। इन दोनों एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस लगभग 500 किलोमीटर तक होता है, जिसको कवर करने में फ्लाइट को 5 घंटे लगने वाले थे। और टेक ऑफ के 47 मिनट बाद ही इस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से क्रैश करा दिया जाता है। जब तक इस घटना की खबर लोगों तक पहुंचती है, तब तक एक और प्लेन क्रैश देखने को मिलता है इसके जस्ट 17 मिनट बाद। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि साउथ टावर पे जो प्लेन क्रैश कराया जाता है, वो प्लेन भी लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस जा रहा था, यानी कि सेम उसी प्लेन के रूट से जो कि नॉर्थ टावर पे क्रैश कराया गया था जस्ट 17 मिनट पहले। जो प्लेन साउथ टावर पे क्रैश कराया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि इस प्लेन में भी 5 हाईजैकर्स मौजूद थे और इस प्लेन के पायलट्स को धमकी देकर इन्होंने इसका कंट्रोल अपने हाथ में कर लिया और इसका रूट जो लॉस एंजलिस की तरफ था उसको मोड़ के साउथ टावर की तरफ लाकर यहाँ पे क्रैश करा दिया। बेसिकली ये बिल्डिंग उस टाइम पे यूएसए की टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हुआ करती थी। इस इंसिडेंट के सिर्फ 20 मिनट बाद ही अमेरिकन एयरलाइंस का प्लेन नंबर 77 वाशिंगटन डीसी से 8:20 पर लॉस एंजलिस जाने के लिए टेक ऑफ करता है। इस प्लेन में भी 6 क्रू मेंबर्स, 53 पैसेंजर्स एंड 5 हाईजैकर्स मौजूद रहते हैं। टेक ऑफ के 1 घंटा 17 मिनट बाद इस प्लेन को पेंटागन की वेस्ट वॉल से क्रैश करा दिया जाता है। बेसिकली पेंटागन एक यूएस मिलिट्री के लिए स्पेशल बिल्डिंग होती है जहां पे ये रहा करते हैं। देश में लगातार इतने सारे खतरे वाले इवेंट्स हो रहे थे, लेकिन अभी तक यूएस की गवर्नमेंट ये सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर इन सभी इवेंट्स के पीछे किसका हाथ है। लेकिन अभी तक तो सिर्फ 3 ही इवेंट्स हुए थे। इसके बाद जो होने वाला था वो सबसे ज्यादा डेंजरस था। अगेन यूनाइटेड एयरलाइन का फ्लाइट नंबर 93 न्यूयॉर्क से 8:42 पर सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ के सिर्फ 21 मिनट बाद ही इन प्लेन में मौजूद हाईजैकर्स अपना अटैक शुरू कर देते हैं और पायलट से छीनकर खुद अपने कंट्रोल में इस प्लेन को ले लेते हैं। और अब की बार इनकी प्लानिंग ये किसी बिल्डिंग से या फिर किसी मिलिट्री हाउस पे गिराने की नहीं थी, बल्कि ये प्लेन डायरेक्ट यूएसए की पार्लियामेंट्री हाउस दी सेनेट की तरफ मोड़ दिया जाता है। सेनेट अमेरिका का एक पार्लियामेंट्री हाउस है जो कि प्रेसिडेंट की रेसिडेंसी भी है, लेकिन लकीली उस टाइम पे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट मौजूद नहीं थे और वो पास ही के एक स्कूल में बच्चों से इंटरव्यू ले रहे थे और उनसे उनकी स्टडी के बारे में कुछ पूछताछ कर रहे थे। तभी उस समय एक गार्ड इनके क्लास में एंटर करता है और ये सारी घटना उनके कान में जाके धीरे से कहता है। लेकिन उस टाइम पे प्रेसिडेंट बच्चों में इतने ज्यादा बिजी थे कि वो इन सारी चीजों को इग्नोर करते हैं। यहाँ तक कि कुछ देर बाद तक भी प्रेसिडेंट को ये लग रहा था कि नॉर्थ टावर और साउथ टावर पे जो भी अटैक्स हुए हैं उनके पीछे ऐसी तो किसी की साजिश नहीं है। उनका मानना ये था कि जरूर है किसी पायलट की हेल्थ कंडीशन खराब रही होगी या फिर उसको हार्ट अटैक आ गया होगा, जिसके कारण ये फ्लाइट अपने रूट से मिस होकर इस टावर पे क्रैश हो गई है। दूसरी तरफ जो प्लेन सिर्फ कुछ ही देर में पार्लियामेंट्री हाउस पे क्रैश होने वाला था, लकीली उसके पायलट्स ने इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उन हाईजैकर्स के ऊपर अच्छे से कब्जा पा लिया। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी ये प्लेन को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से प्लेन 10:03 पे स्टोनी क्रीक ऑन शिप की एक बड़े से ग्राउंड पे क्रैश कर जाता है। हालांकि इस प्लेन वाले सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर्स को ही नुकसान पहुंचता है, बाकी बाहर कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन बाकी के जो 3 अटैक्स किए गए थे वो इतने ज्यादा खतरनाक थे कि सिर्फ 3 ही अटैक में 3000 लोगों से ज्यादा की मौत हो जाती है। 6000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूएस की FAA फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग यूएस की सारी मिलिट्री फोर्सेस को ऑन इमरजेंसी ड्यूटी लगा दिया जाता है। सारे फ्लाइट्स को रोक दिया जाता है और तो और जो फ्लाइट्स अभी रनिंग में थी उनको अपने पास वाले एयरपोर्ट पे ही लैंड करने के लिए बोला जाता है। अटैक के सिर्फ 2 घंटे बाद साउथ टावर कोलैप्स हो जाता है और इसके सिर्फ 10 मिनट बाद ही नॉर्थ टावर भी कोलैप्स हो जाता है। यूं कहें कि अमेरिका की अब तक जो 2 टॉल बिल्डिंग्स थी जिसके लिए अमेरिका वर्ल्ड वाइड जाना जाता था, उन दोनों बिल्डिंग्स को 3 से 4 घंटे में तहस नहस कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद इन सारे इवेंट्स के पीछे अफगानिस्तान के ओसामा बिन लादेन और इनके अल-कायदा ग्रुप का नाम सामने आता है।
24 दिसंबर 1979 को ही सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट रात के 2 बजे ही अपनी सारी आर्मी को लेके अफगानिस्तान को कब्जा करने इसके अंदर घुस जाती है। बेसिकली उस टाइम पे अफगानियों का इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और इनके वर्ल्ड में बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे थे, जो कि सोवियत यूनियन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है और ये इन पे कब्जा पाना चाहते थे। लेकिन जब ये बात उस टाइम अफगानिस्तान के लीडर हफीजुल्लाह अमीन को पता चलता है, तब तक उनका सपोर्ट करने पाकिस्तान, चाइना, यूके, ईरान और भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज शामिल हो जाती हैं। ये वार 1979 से लेकर 1992 तक चलती है और फाइनली इसमें अफगानियों की जीत होती है और इस वार में लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इस युद्ध के दौरान अफगानिस्तान की 11% जनता पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज में माइग्रेट कर जाती है और ये वही टाइम होता है जब ओसामा बिन लादेन अल-कायदा की फॉर्मेशन करता है। और 1979 से लेकर 1992 तक जब तक ये सोवियत अफगान वार चलता है और इसके साथ साथ सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई में भी शामिल रहता है। लेकिन जब इस ग्रुप की फॉर्मेशन हुई थी तब इसका नाम अल-कायदा नहीं था और इसके ठीक 9 साल बाद यानी कि 1988 में ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी और इनके साथ साथ और भी मुस्लिम मेंबर्स जो कि इस ग्रुप के मेंबर हुआ करते थे, उन्होंने इसका नाम अल खिदमत से अल-कायदा कर दिया। हालांकि इसके पीछे का तो रीजन हमको नहीं पता है, लेकिन इस ग्रुप का सिर्फ और सिर्फ नाम बदला जाता है, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव्स पहले के जैसे ही सेम ही थे। अब आइए बात करते हैं कि इनके कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। नंबर 1, एक्सपेल वेस्टर्न इन्फ्लुएंस फ्रॉम मुस्लिम लैंड। मतलब वेस्टर्न में जो भी कंट्रीज थी उनका जो भी कल्चर मुस्लिम देशों में फॉलो किया जाता था, उन सारी चीजों को ये मिटा देना चाहते थे। और इनका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि ये एक इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करें जो कि मुस्लिम को एक वर्ल्ड लेवल पे शो कर पाए और मुस्लिमों का एक अलग एम्पायर क्रिएट किया जाए। इसके साथ साथ ये अपने रिलीजन की सारी आइडियोलॉजी को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं और वर्ल्ड के किसी भी देश में यदि मुस्लिमों पर किसी भी तरीके का कोई भी अत्याचार किया जाता है या फिर उनको मारा पीटा जाता है तो मुस्लिमों को वहाँ पे प्रोटेक्ट करना और यूँ कहें कि इस्लाम का एम्पायर पूरे वर्ल्ड में फैला देना। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सारी चीजों के लिए जो भी फंडिंग लगती होगी वो कहां से आती है। तो ये कई तरीके से फंड्स इकट्ठा करते हैं। वर्ल्ड के जो भी टॉप रिचेस्ट मुस्लिम लीडर्स हैं या फिर मुस्लिम लोग हैं वो भी इस ग्रुप के फंडिंग में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और इसके साथ साथ स्पेशली अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इनको अलग से फंडिंग देती है। और इस वार को लेकर ही जो कि सोवियत यूनियन से हुआ था मुस्लिमों के लेके, उसका बदला ही ये अल-कायदा ग्रुप के ओसामा बिन लादेन 9/11 अटैक से लेता है। अब आइए उन इवेंट्स को भी देखते हैं जो कि 9/11 अटैक होने के पहले भी हुई थी। दिन था 29 दिसंबर 1992 का, जब यमन के 2 बिल्डिंग्स में यूएस की मिलिट्री फोर्सेस रहा करती थी। उस टाइम अल-कायदा ग्रुप इन 2 बिल्डिंग्स को टारगेट करता है और इन पर ही अटैक करने का अपना पूरा प्लान तैयार करता है। इन पे अटैक भी किया जाता है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इनका सारा प्लान यूएस की मिलिट्री को पता चल जाता है और सिर्फ 2 ही लोग इसमें मारे जाते हैं। इसके ठीक 3 महीने बाद 26 फरवरी 1993 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर के बिल्डिंग के नीचे ही एक ट्रक बॉम्ब्स को नीचे जमीन में हला दिया जाता है, जिससे कि पूरे बिल्डिंग की नींव को खत्म किया जा सके, जिससे कि पूरी बिल्डिंग गिर जाए। और जब ये बॉम्बिंग होती है तो इस अटैक में सिर्फ और सिर्फ 6 लोग मारे जाते हैं, लेकिन 1000 से ज्यादा लोगों को इंजरी पहुंचती है। इनका गोल था कि ये नॉर्थ टावर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते, लेकिन इस प्लान के अनुसार ऐसा होता नहीं है। तीसरा अटैक ये करते हैं 1995 में यूएस की मैनिला प्लॉट पे। यहाँ से इनका टारगेट ये था कि पैसिफिक ओशियन के ऊपर यूएस की जितनी भी सारी एरोप्लेन्स चलती है उन सारी एरोप्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर दें। और इस अटैक से हजारों लोगों की मौत होती है और इन सब के पीछे हाथ होता है रामजी यूसेफ का। 1993 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बॉम्बिंग की गई थी उसकी सारी प्लानिंग भी इसने ही करी थी, लेकिन मैनिला में जो इनका मेन प्लान था वो भी वर्क नहीं करता है और यहाँ से इनकी जो भी बॉम्ब्स थी वो फायर आउट हो जाती हैं। ये सिर्फ अमेरिका पे ही नहीं, चौथा अटैक इनका सऊदी अरबिया पे था। खोबर टावर्स बॉम्बिंग 25 जून 1996 को खोबर टावर पे बॉम्बिंग करी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुस्लिम कंट्री पे कैसे अटैक कर सकता है, लेकिन ये जो बिल्डिंग थी यहाँ पे यूएस की एयर फोर्स मिलिट्री रहा करती थी। हालांकि ये अटैक इनका कामयाब रहता है और इससे यूएस को बहुत ज्यादा लॉस होता है क्योंकि इनके 693 सैनिक मारे जाते हैं। 5वां अटैक ये करते हैं 7 अगस्त 1988 को एम्बेसी बॉम्बिंग्स, जो कि केनिया और तंजानिया में होता है। यूएस की जो भी एम्बेसीज होती हैं उनके आसपास में 4-5 ट्रक ऐसे लगाए जाते हैं जो कि पूरे बॉम्ब से भरे हुए थे और इनको ब्लास्ट करा दिया जाता है, जिसमें 224 फोर्सेस की मौत होती है और 5000
1000 से ज्यादा लोग को इंजरी पहुंचती है। इनका कहना है कि ये इनका मोस्ट सक्सेसफुल अटैक रहता है और यहाँ से ही ओसामा बिन लादेन की चर्चा पूरे वर्ल्ड में होने लगती है, क्योंकि FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में इसका पहला नाम होता है। अब जाहिर सी बात है, यूएस पर इतना सारा अटैक किया गया है, इसके बावजूद भी 9/11 अटैक होता है। तो अब आइए देखते हैं कि आखिर यूएस गवर्नमेंट इनके खिलाफ क्या क्या एक्शंस लेती है। यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश 9/11 अटैक के कुछ ही देर बाद वार ऑन टेरर डिक्लेयर कर देते हैं और जब ये वार स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद अमेरिका में जितने भी मुस्लिम्स थे उन सभी को बहुत ही गंदे तरीके से हैरास किया जाता है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान पे भी अटैक्स किए जाते हैं। 7 अक्टूबर 2001 को यूएस की सारी मिलिट्री अफगानिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करती है और इनका गोल ये था कि किसी तरीके से अफगानिस्तान को इन्वेड कर ले। और यहाँ पे जॉर्ज बुश का कहना ये था कि सबसे पहले वो तालिबान को इन्वेड करेंगे, ताकि तालिबान की जो भी गवर्नमेंट है वो ओसामा बिन लादेन को फंडिंग देती थी, जिसके कारण इनका पूरा धंधा चला करता था और इनका ये प्लान सक्सेसफुल भी रहता है। तालिबान के मिलिट्री कैंप्स पे एयर स्ट्राइक्स करी जाती हैं, ग्राउंड ऑपरेशन किए जाते हैं, अलकायदा के जो भी कैंप्स थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और अलकायदा के जो भी मेंबर्स मिलते हैं उन सभी को मार दिया जाता है। लेकिन जब तक ये बात ओसामा बिन लादेन को पता चलती है, तब तक वो अपने सारे फोर्सेस के साथ अफगानिस्तान से पाकिस्तान भाग जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड में बहुत सारी फ्लाइट की रूल्स पे भी चेंजेस लाए जाते हैं और यूएस अपनी इकोनॉमी में भी चेंजेस करता है। जैसे कि यूएस गवर्नमेंट DHS का एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन वर्क ये रहता है कि आखिर किसी भी तरीके से कोई भी देश अगर यूएस पे किसी भी टाइप का अटैक करना चाहता है तो उसके बारे में पता करे और यूएस की सारी मिलिट्री फोर्सेस का कंट्रोल इनके हाथ में दे दिया जाता है, ताकि अगर कोई भी ऐसा वार का इशू देखने को मिले तो ये बहुत ही जल्दी से एक्शन ले पाए और लोगों को एक इमरजेंसी वार्निंग भी दे दी जाए। यूएस में पेट्रियोटिक एक्ट भी पास किया जाता है। 26 अक्टूबर 2001 से इस लॉ को एक्टिवेट किया जाता है और इस लॉ के अकॉर्डिंग यूएस की मार्केट में जो भी कंपनीज अपना प्रोडक्ट बेचती है या फिर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं, वो सभी अपने प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट के साथ साथ अपने पूरी तरीके से इंडस्ट्री की ट्रांसपेरेंसी शो कर पाए, जिससे कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि यूएस की अपनी होम कंट्री का नहीं है और बाहर से इंपोर्ट किया गया है और उसके बाद ही पब्लिक के लिए उसका यूज अलाउ किया जाए। इसके अलावा यूएस की होमलैंड सिक्योरिटी पे और मिलिट्री फोर्सेस पे जो भी फंडिंग होती थी उसको बढ़ा दिया जाता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 9/11 अटैक्स के बाद अभी तक यूएस की मिलिट्री पे और इसके होमलैंड सिक्योरिटी पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो चुके हैं। CIA, FBI और NSA इनकी फंडिंग के साथ साथ इनके पावर को भी एक्सपेंड किया जाता है, जिससे कि देश में टेररिज्म कम हो सके। इसके साथ साथ यूएस NATO को भी फॉर्म करता है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें यूएस अपनी नेबर कंट्रीज के साथ एक मिलकर ट्रीटी साइन करता है कि अगर कोई भी अटैक उनके नेबर कंट्रीज पे या फिर उन पे होता है तो इसके अगेंस्ट जो भी कंट्रीज उस ट्रीटी पे साइन की हैं वो सारी कंट्री उस अटैक के अगेंस्ट एक्शन लेगी और उस पे अपना फंडिंग भी कंट्रीब्यूट करेगी। नवंबर 2001 में यूएसए द्वारा एक TSA फॉर्म किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली इस अटैक के पहले एयरपोर्ट का जो भी सिस्टम होता था वो सारी प्राइवेट कंपनीज कंट्रोल करती थी, लेकिन अब से इन सारी चीजों का कंट्रोल TSA के हाथ में दे दिया जाता है और स्पेशली और एयरपोर्ट पे जो भी सिक्योरिटिकल मेजर्स होते थे वो सारे TSA को सौंप दिए जाते हैं, जैसे कि स्क्रीनिंग पैसेंजर्स, लगेज और कार्गो, या फिर एरोप्लेन में चढ़ने से पहले पूरी बॉडी की स्कैनिंग, जिससे कि कोई भी हाईजैकर्स 9/11 अटैक की तरह दोबारा से यूएस के किसी एरोप्लेन में न बैठ जाए। इसके साथ साथ मेटल डिटेक्टर्स, बॉडी स्कैनर्स और वेपन डिटेक्टर्स का भी यूज किया जाता है, जिससे आसानी से ये पता चल पाए कि कोई भी पैसेंजर अपने पास किसी भी टाइप के वेपन जैसे कि गन या फिर बॉम्ब को लेकर तो नहीं बैठा है। इसके अलावा 2001 के पहले तक जो भी लोग ऐसे केसेस में पकड़े जा चुके थे जो कि एरोप्लेन्स में अपने साथ बॉम्ब या फिर गन कैरी कर रहे थे, उन सभी के खिलाफ एक TSC फाइल करी जाती है और इनके लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, टेररिस्ट स्क्रीनिंग सेंटर, जिसमें नेक्स्ट टाइम से जब भी ये फ्लाइट में आएंगे तो इनकी अच्छे से जांच पड़ताल TSC करता है और ये ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के FBI द्वारा रन कराई जाती है। इसके अलावा 2001 में पहली बार ऐसा होता है जब पायलट्स को फाइट करने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि अगर कोई भी हाईजैकर प्लेन में मौजूद भी होता है तो आसानी से प्लेन को अपने कंट्रोल में नहीं ले पाए, और इनको सारी टेक्टिक्स सिखाई जाती हैं जो कि एक हाईजैकर्स यूज करते हैं। उसके अलावा एरोप्लेन में जो कॉकपिट वाला पोर्शन होता है उसको बुलेट प्रूफ बनाया जाता है, जिससे कोई अगर फायरिंग भी करता है तो कॉकपिट के अंदर ना जा पाए और पैसेंजर सेफ रहें। इसके अलावा बिहेवियर डिटेक्शन एंड पैसेंजर प्रोफाइलिंग नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, जिसमें सारे मेंबर्स को ये सिखाया जाता है हर पैसेंजर्स को देख के उसके बिहेवियर से आपको ये डिटेक्ट करना है कि ये कोई हाईजैकर तो नहीं है। इसकी तरह सेम और भी प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, जैसे कि SPOT, स्क्रीनिंग पैसेंजर्स बाय ऑब्जर्विंग टेक्निक्स,
और ये सिर्फ यूएस तक ही सीमित नहीं रहता है, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज में इन सारी चीजों को नया नया इंट्रोड्यूस किया जाता है। बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि इस अटैक से यूएस को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ये अटैक नहीं होता तो वर्ल्ड में या फिर यूएस में फ्लाइट को लेके इतनी ज्यादा सीरियसनेस कभी आती ही नहीं, कि इतना ज्यादा सिक्योरिटी को मेंटेन करते, पायलट्स को ट्रेनिंग देते और इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन और एक्ट जो कि अभी मैंने आपको बताया वो सब पास किए जाते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।